नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमराज राय है और मैं बिजनेस प्लेनेट पे आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। आज हम फाइनेंस के बारे में समझेंगे और कैसे समझेंगे, हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पास मुद्रा आई, रुपया आया और कैसे वो रुपया ऑनलाइन मोड पे ट्रांसफ़र करने के लायक बना और क्या प्रोसेस था। साथ ही साथ हम समझेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, जिसके बारे में लोगों को जानकारी है और कईयों को तो नहीं है। तो आइए पूरे सिस्टम को समझते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिएगा, पर पहले पूरा देखिएगा। चालू करते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप क्या करोगे? आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो आप उसके बदले में पैसा देते हो। लेकिन ये इतनी आसानी से मार्केट में नहीं आ गया था। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था। उस समय पे कोई भी पैसे के लेन देन के लिए कोई करेंसी का निर्माण ही नहीं हुआ था। तो पैसे का लेन देन कैसे होता था? पैसा तो है ही नहीं, है ना? तो अगर आपको सामान लेना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई शर्ट लेनी है ना? तो आपको जो व्यक्ति कपड़ा बनाता है, कपड़ा बुनता है, उससे कपड़े लेते समय अपनी कोई चीज़ उसको देना पड़ेगा। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती थी। वो हो सकता था कि आपके पास में कोई ज़मीन हो तो आप उसका कुछ पोर्शन दे दो, या आपके घर में गाय, बकरी, भैंस कुछ भी हो, आपने कपड़ा लिया, बदले में वो उसको दे दिया। लेकिन एक बात सोचिए, क्या एक शर्ट की कीमत एक गाय, भैंस, बकरी इसकी इक्विवेलेंट होती है? कभी भी नहीं। तो कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता था, है ना? तो इस चक्कर में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं, अब बार्टर सिस्टम पे लॉस हो रहा है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे करेंसी का सही उपयोग हो पाए। तो करेंसी के रूप में आया गोल्ड, सोना, है ना? सोना एक ऐसी मूल्यवान चीज़ थी जो ज़मीन से निकलती थी और हमारे देश में तो इंडिया में बहुत सोना पाया जाता था। तो इसके माध्यम से इसे मुद्रा कंसिडर करके पैसे का लेन देन हुआ। लेकिन सोने के बारे में तो आपने सुना होगा कि लोग इसको ज़मीन में गाड़ देते थे, गुफाओं में छुपा देते थे, ये चोरी हो जाता था। पहले के ज़माने में डाकू हुआ करते थे। एक्चुअली सोना ऐसी चीज़ थी कि उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। कैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते थे? क्योंकि क्या होता है, जो गोल्ड होता है वो एक्चुअल किसी कंट्री में कितना है, कितनी क्वांटिटी में है, इसको आप मेजर कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं था। तो उस चक्कर में जो देश के अलग अलग प्रजातंत्र थे और उनने मिलकर के अपने अपने राजाओं के साथ में बात की। और उस समय पे राजाओं ने क्या किया कि कहा कि ठीक है, गोल्ड की जगह पे हम क्या करते हैं, हम कॉइन्स का निर्माण करते हैं। आपके पास जितना गोल्ड है सब ला करके हमें दो और उसके बदले में हम चांदी के, तांबे के, सोने के, पीतल के अलग अलग प्रकार के कॉइन बनाएंगे। इन कॉइन की वैल्यूएशन निकालेंगे। आपने देखा होगा पहले हर राजा के पास में कोई ना कोई वित्त मंत्री होता था, कोई कोषाध्यक्ष होता था। तो वो लोग क्या है, कैलकुलेट करते थे, वैल्यूएट करते थे और यहाँ से करेंसी निकलना चालू हुआ। अब ये चीज़ें चलते जा रही थी, मार्केट में हमारे पास में करेंसी आ गई थी कि हम कोई भी चीज़ अगर लेते हैं तो बदले में हम अमाउंट दे सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे समय चेंज हुआ, आपने देखा होगा कि आज हर कंट्री में नोट चल रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से चल रहे हैं, है ना? तो जो नोट होते हैं, इन्हें बनाया गया ये ज़्यादा आसान थे किसी को देने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो मेटल के कॉइन्स होते हैं, चाहे वो सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड कुछ भी हो, वो हैवी होते हैं और वो इतना ईजी नहीं रहता उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। वहीं पे नोट जो होते हैं उनका वजन कम होता है, बहुत हल्के होते हैं, कागज़ के होते हैं। तो आप बड़ा अमाउंट भी अपने साथ में कैरी करके ले जा सकते हो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो बैंकों के माध्यम से हमें नोट मिलने चालू हो गए। और वो नोट बैंक कौन देता था? वो देती थी सबकी बाप आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वो बैंक है जो हर बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि पेटीएम बैंक को बंद करने का आदेश दिया था आरबीआई ने। तो आरबीआई ही रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर चलने वाले हर बैंक को। और आरबीआई को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई को रेगुलेट करता है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मतलब कि ये समझो आप कि किसी भी हाल में आरबीआई कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए बैंक कोई गलत डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन आपको मैं एक जानकारी और देता हूँ कि बैंक
जो होती है उनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, उससे बाहर जाकर के आप कुछ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपका पैसा सेफ भी है और साथ ही साथ आपको जो गवर्नमेंट के बाउंडेशन है उन्हें फॉलो करना है। आप अपनी मर्जी से हर कुछ नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को आगे और समझते हैं। अब क्या हुआ, अभी तक तो हमारे पास में नोट आए थे, ठीक है, यानी कि कागज के बने हुए करेंसी। अब आगे चल के हमारे देश में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हुई और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के साथ में आ गया यूपीआई। यूपीआई ने हमें अलग अलग ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी अवेलेबल कराई। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी को भी पैसा भेजना है तो आप क्या करोगे, आप अपना कोई भी ऐप खोलोगे, चाहे आपके उसमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी हो, उससे स्कैन करोगे या क्यूआर कोड स्कैन करने की बजाय आप यूपीआई नंबर डालोगे या उसका रजिस्टर्ड नंबर डालोगे जो भी फ़ोन पे, गूगल पे है, और ट्रांजैक्शन के लिए प्रोसेस करोगे। अब जब आप प्रोसेस करते हो तो हमेशा एक मैसेज आता है कि आपकी बैंक इसको प्रोसेस कर रही है। तो बैंक क्या करती है, चेक करती है कि जितना अमाउंट आप भेजना चाह रहे हो उतना आपके खाते में है या नहीं है। यदि होता है तो अकाउंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो वो फेल हो जाएगा। और जब इतनी चीज़ें आपकी हो जाती है तो जो बचा हुआ अकाउंट में आपके पास में पैसा है वो रिफ्लेक्ट होता है जब आप अपना बैलेंस चेक करते हो, और जो क्रेडिट होना था वो सामने वाले को क्रेडिट हो चुका होता है एज पर योर ट्रांजेक्शन। इस तरीके से हमारे पास में एक ऑनलाइन नेट बैंकिंग सुविधा भी आ गई समय के साथ साथ। ये भी एक प्रकार की करेंसी का ही फॉर्मेट है जो डिजिटल है। लेकिन अब अगर हमें बिना बैंक को बताए कोई ट्रांजेक्शन करना है या बिना बैंक को बताए अपने पैसे को कहीं रखना है तो क्या किया जाए, तो इसके लिए 2010 में हमारे पास में बिटकॉइन नाम की एक चीज़ आई। अब बिटकॉइन से आप बोलोगे सर ये तो क्रिप्टो करेंसी है। देखिए क्रिप्टो करेंसी अगर मैं बताऊं तो कई हजारों है इस समय। मैं एक्चुअल आपको डेटा निकाल के दूंगा किसी दिन, लगभग लगभग 10,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इस समय मार्केट में अवेलेबल है। बिटकॉइन सिर्फ उसका एक प्रकार है। लेकिन बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो में क्या अंतर है, कुछ सिलेक्टेड क्रिप्टो करेंसी होती है जो पूरी तरीके से सेचुरेटेड है, मतलब कि आप उन पर भरोसा कर सकते हो, है ना, बाकियों पे आप नहीं कर सकते हो। उन सेचुरेटेड बिटकॉइन करेंसी क्रिप्टो करेंसी में से ही एक है हमारी बिटकॉइन। अब जो बिटकॉइन होता है यहाँ पे आप पैसे का लेन देन करते हो पूरा ऑनलाइन मोड में, और ये काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। न केवल बिटकॉइन बल्कि पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी। अब इसके पहले कि हम बिटकॉइन को समझे, हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साथियों कि आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ अमाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, है ना, और ये मैं करना चाहता हूँ आपको बिटकॉइन के फॉर्म में, है ना। तो बिटकॉइन के फॉर्म में जब मैं आपको ट्रांजेक्शन करूँगा तो पूरा का पूरा एक नेटवर्क बिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल आज तक इस दुनिया में 10 लोगों ने बिटकॉइन ली है, ठीक है। तो जब मैं आपको ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मेरे साथ जो बाकी के 9 लोग हैं उनको इसका मैसेज पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है मैसेज, ये मैसेज पहुँचता है हमारी डेटा और इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसको मैं आपको एक दिन डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर मैंने आपको कोई भी पैसा भेजा तो मेरे साथ उस नेटवर्क में जितने भी लोगों ने आज तक बिटकॉइन लिया हुआ है या जितनों ने भी उसकी माइनिंग की है, सबके पास उसका नोटिफिकेशन रहेगा और सब उसको सेव करके अपने पास में रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो कोई भी किसी के साथ चीट नहीं कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैं कह रहा हूँ कि मैंने 50 ही दिए है, मैं आपके साथ चीटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं अपने लेजर में तो चेंजेस कर पाऊंगा किसी तरीके से, लेकिन मैं बाकी 9 के लेजर में नहीं कर पाऊंगा। और चूंकि मैं बाकी 9 लोगों के लेजर में नहीं कर पाऊंगा तो इससे क्या होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो मेरे डाले हुए फेक डेटा को रिमूव कर देगी और बाकी मेजॉरिटी में लोगों ने जो बताया हुआ है उसका ही एक्सेप्टेंस मानेगी। मतलब कि कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार से कोई फेक काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे पैसा पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है। लेकिन चूंकि आप जानते हो कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगते हैं, आरबीआई की कोई गाइडलाइन नहीं चलती है, तो इसका ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ करने की संभावनाएं हैं। तो जो लोग लालच में सोच रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे वाले बन जाए, आप एक चीज़ अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि कल को अगर कोई किसी क्रिमिनल को बिटकॉइन के फॉर्म में करेंसी दे देता है और कहता है कि आपको जान से मार दिया जाए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या सबूत है
कि वो सुपारी या फिर वो जान से मारने की धमकी का पैसा या जो भी है वो किसने दिया होगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा डेटा आपका सेफ है। और सेफ किसके पास में है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास में, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इस कंडीशन में आप कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि जिस कातिल को या जिस अपराधी को भेजा गया है आपको हानि पहुंचाने के लिए, वो किसके माध्यम से आया है, जब तक वो खुद ना कबूले। और जो इतना आसान काम नहीं है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान ना करें, ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है। अब रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का भैया बहुत बड़ा इतिहास है। 2010 में जिन्होंने 1 लाख रुपए के भी अगर बिटकॉइन लिए होंगे वो आज अरबपति खरबपति है, ठीक है। लेकिन 2010 में जिन्होंने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली होगी, हार्डली उनकी प्रॉपर्टी आज 5 लाख की हुई होगी। तो बहुत बढ़िया चीज़ भी है, और अगर उसका गलत यूज़ किया जाए तो गलत चीज़ भी है। इस प्रकार से अलग अलग फॉर्म में हमारे पास में अलग अलग करेंसी है। आप अगर चाहते हो कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, तो आपको सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट को समझना होगा, उसकी प्रॉपर स्टडी करना होगा। आप यूं ही किसी के कहने पे किसी कंपनी को ज्वाइन करके वहाँ पैसा मत लगा दो। आप सबसे पहले कुछ ट्यूटोरियल पे जाओ, वहाँ से सीखो कि करेंसीज क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, उसके यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझ के जो आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो आपकी सेविंग्स पे इम्पैक्ट नहीं डालता है, सिर्फ उसी पे जे गैम्बलिंग करिएगा। बिल्कुल भी गलती से भी अपनी दाल रोटी का पैसा लगा करके बर्बाद मत होइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।